अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, और साथ में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप वो भी ज्वाइन करें ताकि आप टाइमली हर चीज़ से अपडेटेड रहें। और साथ ही साथ अगर आप हमारे इस लाइव सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो भी आप ग्रुप ज्वाइन करके कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आप PSMU का प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नाजरीन, आज हमारे साथ सेशन में मौजूद हैं नशित मलिक साहब। जी हाँ, जो कि हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज में एज ए सीनियर रिसर्च एनालिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे मार्केट के हवाले से। तो चलें, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपकी आवाज़ पॉज है। सर, आपकी आवाज पॉज है। हाँ, वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। जी सर। सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी जी, मैं ठीक। सर, सबसे पहले तो जो है मैं आपके कोर्स के हवाले से बात करूंगी, और जो है जितने भी हमारे नाजरीन हैं उनको मैं बताऊंगी कि जो लोग जो है कोर्स में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो जो है वो जो है राब्ता कर सकते हैं। और जो है इसके हवाले से, कोर्स के हवाले से जो भी डिटेल्स हैं वो आपको जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। सर, सबसे पहले तो जो है हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। ये न्यूज़ एक आई है, जैसे कि हमें पता है इस वक्त मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ जो है एक बड़े एक सिस्टमैटिकली चल रहा है। इस वक्त एक न्यूज भी आ रही है, जैसे हम देखते हैं। एक सवाल है मेरा कि अक्सर हम कहते हैं कि मार्केट को हम फंडामेंटली या टेक्निकली जो है देखना चाहिए, और यही चीजें आप जो है सबको बता भी रहे होते हैं, लेकिन अक्सर जो है हमारी इकोनॉमी जो है वो बाज दफा इस तरह से इम्पैक्ट करती है। जो हमारी जो सियासी खबरें हैं, कोई इस तरह के हालात और वाकयात होते हैं, जैसे अभी कुछ इमरान खान के हवाले से कोई जो है न्यूज़ आने वाले वक्तों में जो है आने वाली हैं। तो उस हवाले से ये भी सुनने में आ रहा है कि वो चीज़ मार्केट को बड़ा इफेक्ट करेगी। अ, अब जरा मुझे ये बताइए कि न्यूज़ जो है मार्केट को क्यों इतने ज्यादा इफेक्ट कर जाती है? क्या फंडामेंटल और जो टेक्निकली बेस पे जो चीजें हो रही होती हैं वो इतनी ज्यादा डाउन हो जाती हैं या नलिफाई हो जाती हैं कि जो अगर कोई पॉलिटिकली कोई चेंज आता है तो वो चीज इतनी ज्यादा मार्केट को हिट कर जाती है? तो क्या वजह है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। मार्केट को कोई भी इस टाइप का इवेंट, पॉलिटिक्स से रिलेटेड या कोई और इवेंट, वो टेम्परेरी इम्पैक्ट करता है। हम्म। लेकिन लॉन्ग टर्म में फंडामेंटली मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं, जो कि इकोनॉमी के हालात हैं। तो इकोनॉमी के हालात जब तक ठीक हैं तब तक जो है वो इमरान खान बाहर आ जाए, अंदर रहे, किसी और मुल्क चला जाए, हम्म। यहीं पे रहे, प्राइम मिनिस्टर हो, कुछ कुछ भी हो, वो उससे फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेरी शायद फर्क पड़ेगा कि इमरान खान अगर रिलीज हो गया तो एक दो दिन शायद मार्केट डाउन हो जाएगी, लेकिन फिर रिकवर हो जाएगी। और उसके अलावा ये कि इमरान खान का बाहर आना अ, वैसे काफी मुश्किल ही लग रहा है अभी तो। लेकिन ये है कि लेट सपोज वो आ जाता है बाहर, तो तब ऐसे ही होगा। सही, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं, और आप लोगों के भी कोई सवाल हैं तो आप लोग अपने सवाल कर लें, क्योंकि सेशन का टाइम लिमिटेड होता है। तो जो है अगर स्टार्टिंग से सवाल होंगे तो आप लोगों के सवाल कवर हो जाएंगे। जी माजिद साहब, आपका सवाल है, आप कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर, आईएमएफ का जैसा है, एक टीम आई हुई है पाकिस्तान विजिट के लिए और मिनी बजट की न्यूज़ेस भी आ रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कोई सेक्टर जो है वो हिट हो सकता है, या सिर्फ सैलरी क्लास पे ही टैक्स लगेगा, या एनर्जी प्राइसेस बढ़ जाएंगी? और उसका
मिनी बजट अगर किसी किसी टाइप का अगर आता है, तो आप उसको कैसे देखते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा इस पे, स्टॉक मार्केट पे? थैंक यू। मिनी बजट का मिनी बजट का आना तो अभी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जितने की शॉर्टफॉल है रेवेन्यू की, जिसकी वजह से आईएमएफ आया है। आईएमएफ दो रीजंस की वजह से आया है, एक तो शॉर्टफॉल की वजह से, दूसरा ये कि जो पीआईए की डील नहीं हो पाई। तो आई थिंक अगर, तो उस जो रेवेन्यू के शॉर्टफॉल को कवर करने के लिए गवर्नमेंट शायद पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर और डीजल की प्राइसेस के ऊपर शायद 10-10 रुपए टैक्स और बढ़ा दे। तो वो अगर टैक्स बढ़ा देगा तो उसका इम्पैक्ट जो है ओएमसी के ऊपर थोड़ा बहुत आएगा। ये सो शेल, अटक पेट्रोलियम वगैरह के ऊपर थोड़ा बहुत आएगा। बहुत ज्यादा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा। बाकी तो ये है कि इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। 10 रुपए पेट्रोल अगर 250 से 260 हो जाएगा तो उससे कोई इतना खास ना इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ेगा, ना लोगों की जेबों पे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ, अगर 50 रुपए बढ़ जाता है किसी रीजन की वजह से तो फिर फर्क पड़ेगा। उसके अलावा कि पीआईए का, हाँ पीआईए का देखना पड़ेगा। आई थिंक पीआईए का किसी का सवाल भी है, तो आई थिंक अगर हम वो सवाल ले लें तो वहीं पे आंसर हो जाएगा पीआईए भी। जी अशफाक साहब, आपका सवाल है। अच्छा, वैसे मैं इनका सवाल खुद ही कह देती हूँ। पीआईए इज न्यू फ्यूचर स्ट्रॉन्गर फॉर पोर्टफोलियो के हवाले से उन्होंने पूछा है जी। देखें, पीआईए का यही चक्कर है कि अगर फंडामेंटली देखें तो बहुत एक जो है ना कॉम्प्लेक्स केस है। तो हमसे हमसे शायद बहुत बेहतर और बहुत बड़े एक्सपर्ट्स और बहुत बड़े ग्रुप्स ऐसे थे जिन्होंने पीआईए को एवेल्युएट करने के बाद पीआईए के लिए बिड भी नहीं की। मतलब कि जो है उसको परचेज करना तो दूर की बात है, लेकिन उसके लिए बिड भी नहीं की। एक बिड डली पीआईए के लिए, वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी। तो पीआईए का यही है कि शायद अगर पीआईए में एंट्री ली जाती उस टाइम पे जब ये खबरें नई नई आई थी, तो शायद बेहतर होता। लेकिन पीआईए का यही है कि रिस्क है बहुत बड़ा। कुड भी के पीआईए चल जाए, लेकिन जाहिर है रिस्क है। क्योंकि अगर इतने बड़े बड़े पाकिस्तान के बिजनेस ग्रुप्स जिनको हमसे बहुत ज्यादा बेहतर पता है, यानी कि वो जो बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं उनको ये भी पता होगा कि पीआईए के किस जहाज में कितना तेल डलता है, और पीआईए के किस पीआईए के किस पियोन की और किस पायलट की कितनी सैलरी है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन के साथ भी अगर किसी ग्रुप ने इस काबिल नहीं समझा कि पीआईए में इन्वेस्ट करे, तो हम लोग को भी एज ए इन्वेस्टर थोड़ा सा देखना चाहिए। तो हाँ, पीआईए का यही है कि कोई अगर कोई खैराती तौर पे हमें पैसे दे के पीआईए खरीद लेता है तो शायद कुछ हो जाए। लेकिन ये कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ना पीआईए को लेने की कोई सेंस बनती है, ना पीआईए के शेयर्स लेने की कोई सेंस बनती है। क्योंकि वो लॉस बहुत ज्यादा करता है हर साल। पीआईए जो है तकरीबन 80-100 बिलियन का लॉस हर साल कर देता है। और हमारी गवर्नमेंट वाले जो है वो 85 बिलियन, 100 बिलियन उसके लिए मांग रहे हैं। तो कोई इंसान अगर उसको पीआईए को परचेज करता है तो पहले वो 85 बिलियन उसको परचेज करने में देगा, फिर उसके बाद एक साल का 100 बिलियन का लॉस उठाएगा। तो इतना तो शायद मेरे ख्याल से शायद एडी साहब होते तो वो खरीद लेते पीआईए को खैराती तौर के पे अच्छा करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ के पीआईए के जो एम्प्लॉयज हैं वो भूखे ना मर जाएं। बाकी तो बाकी और बहुत सारे बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जिनको आप देखें। पीआईए को छोड़ के बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स जिनको देखा जा सकता है। जो सिर्फ जो लोग स्टक हैं, जाहिर है फर्दर तो अभी कोई नहीं इन्वेस्ट करेगा, लेकिन जो लोग जो स्टक हुए हुए हैं जिन्होंने पहले लिया था, अब वो क्या करें? उनकी आई थिंक सवालात आते हैं। यार यही है कि अगर कोई अब इन्वेस्टेड है पीआईए में, तो देखें ये चलती हुई मार्केट है।
अब अगर आपने पोजीशन ले ली है तो फिर उस पोजीशन के साथ स्टिक करें, और जो है, और बस अल्लाह से दुआ करें कि कुछ हो जाए। तो हम्म। यही है कि आ, अब ऑब्वियसली अगर कोई फंस गया है तो फिर थोड़ा सा स्टिक करे इसके साथ ना, क्योंकि ये सही। चलती हुई मार्केट है, कुछ भी के मोमेंटम में ही पीआईए और चल जाए। अब बाकी की न्यूज पीआईए से रिलेटेड न्यूज भी थी कि शायद कतर की गवर्नमेंट इसको ले लेगी या शायद अबू धाबी की गवर्नमेंट ले लेगी। हम्म। तो इस तरह की कुछ डील हो जाए तो मे बी जो है कुछ, तो फिर ऐसी डील हो जाती है तो फिर तो ऑब्वियसली पीआईए एक अच्छा बाय है, लेकिन बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। सही। कमाल शमीम साहब, आपका सवाल है, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। अच्छा, इनका आई थिंक सवाल किसी है ने, केएसबी पंप के हवाले से है। केएसबी पंप व्यू प्लीज एंड लेवल ऑल्सो। केएसबी पंप अच्छा है, बिल्कुल अच्छा स्टॉक है, क्योंकि जो है आ, इनको प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल रहे हैं। उसके अलावा बड़े गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी कुछ इनको मिल रहे हैं। और उसके अलावा है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वगैरह दोबारा पिकअप होगी तो ये इस जैसे स्टॉक्स काफ़ी पॉजिटिव और उस लाइमलाइट में रहेंगे, जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और वाटर और उससे रिलेटेड स्टॉक्स हैं, जिसमें ये ग्लास सेक्टर के स्टॉक्स आ जाते हैं, सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स आ जाते हैं, स्टील सेक्टर के, पंप्स से रिलेटेड, फिर उसके अलावा पाइपिंग वगैरह से रिलेटेड आईएनआईएल सीसैप वगैरह। तो जो है ये सारे स्टॉक्स जो भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड है वो लाइमलाइट में रहेंगे अगर एक दफा चीजें मटेरियलाइज हो जाती हैं। सही। तो जी बिल्कुल अच्छा है। सही। फरहत खान, अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं पिशावर से बात कर रहा हूँ। मैं स्पेसिफिक एक स्टॉक के बारे में ज़रा पूछना चाह रहा हूँ। ये कोहिनूर एनर्जी जो है, ये काफ़ी बॉटम पे आया हुआ है। इतना मैंने कभी देखा नहीं है इसको, ये 2-3 सालों में। तो इसकी रीज़न मैं जान सकता हूँ, या इसमें अब जो इन्वेस्टमेंट है उसको रखनी चाहिए या इसको स्किप करना चाहिए? जी नहीं, कोहिनूर एनर्जी का तो ये है कि इसका प्लांट, मैं आपको एग्जैक्ट भी चेक करके भी बता दूंगा। हम अगर आप ग्रुप का पार्ट हैं तो मैं ग्रुप के अंदर लिखवा दूंगा, मैं मैसेज पहुंचवा दूंगा। लेकिन आई थिंक कोहिनूर एनर्जी जैसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। उसकी वजह ये है कि इनका जो है बेसिकली एक प्लांट था और वो गवर्नमेंट ने अब बंद कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है। वो अभी रिसेंटली जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुए हैं डिफरेंट आईपीपीज के साथ, उनमें से एक कोहिनूर एनर्जी भी था। या कोहिनूर एनर्जी था, या नेक्स्ट जो है फेज के अंदर कोहिनूर एनर्जी आ जाएगा। तो दोनों केसेस में यही है कि ऑब्वियसली इससे दूर रहना चाहिए। मतलब ये कि ऑब्वियसली अगर ये सस्ता हो गया है और आपको ये लग रहा है कि यार ये सस्ता हो गया है तो मैं, मतलब इसकी प्राइस बहुत गिर गई है तो मैं ले लेता हूँ, तो वो ऑब्वियसली उसकी कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि वो उसका प्लांट ही बंद हो चुका है। सही। थैंक यू जी, थैंक यू। जी माजिद साहब, अपना सवाल कीजिए। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आईएमएफ की एक रिक्वायरमेंट ये भी थी कि जैन 2025 तक जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं इनकी गैस सप्लाई को ना टर्मिनेट करना है गवर्नमेंट ने। तो अगर ये गैस सप्लाई को अगर बंद कर देते तो इसका टेक्सटाइल्स पे और बाकी इंडस्ट्रीज पे का जो इम्पेक्ट है वो तो एक बड़ा एक बुरा इफेक्ट आएगा। तो अगर ये न्यूज़ अगर मटेरियलाइज होती है तो इसको फिर कैसे आपका कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये जो है आपने बहुत जो है बहुत अच्छा सवाल किया है, बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल किया है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपका सवाल सुन के। मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से आपको अज्यूम यही करना चाहिए कि ये हो जाएगा, क्योंकि ये इस टाइप का स्टेप है कि अगर ये आईएमएफ ने बोला है तो ये बहुत हाई चांसेस हैं कि गवर्नमेंट इसको अवॉइड नहीं कर पाएगी। तो अगर ऐसे केस में होता है तो फिर सीमेंट सेक्टर में एक दो स्टॉक्स हैं आपका, जो है वो लकी सीमेंट हो गया, चिराट सीमेंट, फिर टेक्सटाइल में स्पेशली गुल अहमद टेक्सटाइल,
इंटरलूप भी थोड़ा बहुत, तो ये इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल आएगा। आ, उसके अलावा थोड़ी बहुत कैप्टिव पावर जो है वो ग्लास सेक्टर में भी यूज होती है, और जो है पैकेजिंग वगैरह में भी यूज होती है। सेंचुरी पेपर की मैं आज एनालिस्ट ब्रीफिंग अटेंड कर रहा था, तो सेंचुरी पेपर वाले भी यूज करते हैं। तो जो भी कैप्टिव पावर या गैस यूज करता है वो उन सेक्टर्स और उसके ऊपर बहुत हाई चांसेस हैं कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। जी। अच्छा, यहाँ पर अशफाक अहमद का सवाल है, शुगर सेक्टर इज एडवाइजेबल फॉर पोर्टफोलियो बिल्डअप, और उनका दूसरा सवाल है ऑल्सो फॉर टेक्सटाइल सेक्टर। शुगर सेक्टर जो है बिल्कुल, शुगर सेक्टर बिल्कुल जो है वो शुगर सेक्टर को देखा जा सकता है। शुगर सेक्टर में स्पेशली स्पेशली वो वाले शुगर सेक्टर के की कंपनीज जो कि अपनी ओन इंटरनल पावर जनरेशन करती हैं, जो है ना वो बायोमास या बागैस वगैरह के थ्रू, तो उनको डेफिनेटली देखा जा सकता है। उसके अलावा ये कि एग्रीकल्चर या फूड सेक्टर में एक जिस तरह से अभी बात हुई, ये एक माजिद साहब ने सवाल किया था, तो इसी तरह से फूड सेक्टर में भी बहुत हद तक आहिस्ता आहिस्ता डी रेगुलेशन हो जाएगी। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो शुगर की, वीट की, इन सारी चीज़ों की प्राइस वगैरह वो गवर्नमेंट सेट नहीं करेगी गोइंग फॉरवर्ड। तो अगर ऐसा केस होता है तो जो कंपनी जो है वो गंदम वगैरह बेचती है, बनाती है, अब उस लिस्टेड लिस्टेड सेक्टर में तो वो एक ही है, यूनिटी है। उसका सनरिच का ब्रांड है। उसके अलावा बाकी शुगर सेक्टर वगैरह के जो भी प्लेयर्स हैं, उन सब के लिए ये चीज़ पॉजिटिव ही होगी। तो हाँ, बिल्कुल शुगर सेक्टर को देखा जा सकता है। आ, चश्मा शुगर जैसी कंपनी है, JDWS है, तो इनको डेफिनेटली देखा जा सकता है। और मेरे ख्याल से आई थिंक एक और भी और इनका सवाल था। टेक्सटाइल सेक्टर के हाँ, हवाले। टेक्सटाइल सेक्टर में, हाँ, टेक्सटाइल सेक्टर में निशात मिल्स को देख लें, निशात मिल देखा जा सकता है। सही। निशात मिल्स सस्ता है। हाँ, फिर निशात मिल्स में एक्टिविटी भी चल रही है, उनकी कुछ रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह चल रही है और एक्टिविटी चल रही है, तो सही। अच्छा, ये यूसुफ साहब ने एक सवाल पूछा है, मार्केट वैल्यू फॉर्मूला, शायद वो जानना चाह रहे हैं। क्या मार्केट, मतलब मुझे सवाल समझ नहीं आया जी, इनका। बड़ा अधूरा सा सवाल है यूसुफ साहब, अपना सवाल अगर आप प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। आई थिंक जी यूसुफ साहब, आपका जो सवाल है वो थोड़ा सा अधूरा सा है, अगर आप अपना सवाल कंप्लीट कर लें। चलें, आगे बढ़ते हैं। अशफाक अहमद का एक और एक सवाल है, फ्यूचर आउटलुक ऑफ मारी पेट्रोलियम। जी, मारी मारी का बिल्कुल यही है कि मारी जो है वो, अगर आपको एक अच्छे लेवल्स के ऊपर मिलता है तो बिल्कुल इसमें एंट्री लें। हम आई थिंक हम ये वाली चीज़ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक पिछले शो में, कि मारी में अगर आपको अच्छे लेवल्स में मिलता है 420 के लेवल्स या उससे बिलो पे, तो बिल्कुल मारी में एंट्री लें। मैंने आज की एग्जैक्टली मारी की प्राइस देखी नहीं थी, लेकिन मारी में एंट्री का लेवल थोड़ा सा आप देख के लें। तो बिल्कुल मारी में एंट्री ली जा सकती है। लेकिन अगर ऑयल एंड गैस में ही तो देखना है, तो मैं जो है वो मारी से बेहतर OGDC PPL और जो है ये सजेस्ट करूंगा। हाँ, मारी का ये कि बाय ऑन डिप करें। देखें, जैसे मैंने शो में सजेस्ट भी किया था कि ये 420 या बिलो आप इसको परचेज करें, तो वही हुआ कि आज जैसे मारी ने 30 रुपीज का गेन कर दिया 420 के लेवल पे जाके। तो
अभी आई थिंक मारी को में थोड़ा रुक जाए, थोड़ा डिप पे मिलता है तो डिप पे ले लें, वरना ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ और जो है एसएसजीसी, एसएनजीपी वगैरह देखे जा सकते हैं। सही। अच्छा, यहाँ पर सर एक सवाल है। एक हमारे जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, तो उनकी तरफ से एक सवाल आया था। उन्होंने कहा था कि अपने शो में जरूर इसको जो है ऐड कीजिएगा। तो वो सवाल ये उन्होंने पूछा था कि थोड़ा सा वो जानना चाह रहे थे, कैन यू प्लीज एजुकेट ऑन एनडीएम ट्रेड्स। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे भी समझाया कि कासिम खान एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ फ्लाइंग सीमेंट bought on 26 July this year around 1.8 million shares at the rate of rupees 10 CDC market NDM negotiated deal market. How was he able to buy such a large number and from whom he bought? I'm just curious about this. तो थोड़ा सा इसके हवाले से इनके सवाल को थोड़ा सा आप बताएं, क्लियर ये कीजिए। एनडीएम्स का यही होता है कि एनडीएम जो है वो ऑफ मार्केट ट्रेड्स होती हैं, यानी कि ये मार्केट के जो पब्लिक के लिए ओपन आवर्स होते हैं उनसे हट के ये ट्रेड्स होती हैं। और ये जो है वो फ्यूचर में सेटलमेंट की डेट डील्स होती हैं, यानी कि अगर आप आज के दिन में जो है वो कोई स्टॉक लेते हैं तो वो जो है एक या दो, एक T+1 की सेटलमेंट होती है, यानी कि वो जो है अ, एक 1 डे के गैप के साथ आपके अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। अ, आपके सीडीसी अकाउंट में, ब्रोकर अकाउंट के अंदर तो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, लेकिन आपका जो सीडीसी अकाउंट है उसकी और एनसीसीपीएल की तरफ से जो सेटलमेंट है उसमें एक दिन लगेगा। लेकिन एनडीएम का ये होता है कि इसकी जो सेटलमेंट होती है वो भी किसी फ्यूचर डेट के ऊपर होती है। तो ये कुछ हुई होगी ट्रांजैक्शन, किसी को अपना ब्लॉक या निकालना होगा, या विद इन ओनर्स ही कुछ ट्रांसफर हुआ होगा। तो ये बेसिकली एनडीएम एनडीएम यही होती है कि एक तो ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन होती है और दूसरा फ्यूचर में होती है। सही। अच्छा सर, रिफाइनरी सेक्टर के हवाले से थोड़ा सा बताइए, क्योंकि अभी गुज़िश्ता दिनों में थोड़ा सा रिफाइनरी के हवाले से भी ये चल रहा था, जो उनकी डील्स वगैरह गवर्नमेंट के साथ थी। तो थोड़ा सा रिफाइनरी सेक्टर के हवाले से बताइए कि आगे आपको कैसा लग रहा है, और कौन से इसमें जो है आइटम्स हैं जिनमें जो है इस वक्त सेफली काम कर सकते हैं। आई थिंक रिफाइनरीज में जो है अगर आपको अच्छी प्राइस या डिप के ऊपर मिलता है तो जो है अटक रिफाइनरी, एनआरएल, और बाकी है कि अगर एक्टिविटी वाइज देखा जाए तो पीआरएल, क्योंकि पीआरएल को सबसे ज्यादा जरूरत है हम्म। किसी इन्वेस्टमेंट या अपग्रेड करने की। तो पीआरएल तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि जो है इसका कुछ हो जाए, सही। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कि कुछ हो जाए, यानी कि बाकी सारे रिफाइनरीज भी साइन कर लें अपग्रेड की जो डील है। तो वो अगर साइन हो जाती है तो उसमें डेफिनेटली पीआरएल होगा सबसे टॉप पिक। उसके बाद उसके बाद अटक रिफाइनरी, फिर नेशनल रिफाइनरी। सही। अशफाक अहमद साहब, आपका सवाल है, अब अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और पीएनएससी चूँकि गवर्नमेंट ओन एंटिटी है, तो क्या इसको थोड़ी भी सी आवाज प्राइवेटाइजेशन? आपकी बहुत स्लो है, थोड़ा सा वॉल्यूम अपना वो करें नहीं, तो। मुझे वैसे उनका सवाल समझ आ गया है। अच्छा, ओके। हाँ, लेकिन ये जो है अशफाक साहब, मैं थोड़ा सा आपको अगर गाइड कर दूं या बता दूं कि आईएमएफ की जो कंडीशन है वो लॉस मेकिंग एंटिटीज को प्राइवेटाइज करने की है। तो नेशनल बैंक और पीएनएसई जो है वो लॉस मेकिंग नहीं है, वो तो माशाल्लाह से दोनों कंपनीज बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रही हैं।
तो इनका प्राइवेटाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। आईएमएफ को कोई कंसर्न नहीं है कि ये प्राइवेटाइज हो या ना हो। आईएमएफ को कंसर्न है लॉस लॉस करने वाली गवर्नमेंट कंपनी से, कि उनको प्राइवेटाइज करें। तो पीआईए सबसे ज्यादा लॉस करने वाली प्राइवेट कंपनी है। और अगर लेट्स सपोज नेशनल बैंक और पीएनएससी प्राइवेटाइज हो जाता है, तो ये पॉजिटिव ही होगा। गवर्नमेंट जहां पे भी हो, वो चीज खराब ही होती है। सही। अच्छा, यहाँ पर ये इशफाक साहब का सवाल था। और यहाँ पर अच्छा सर, अब जरा सा मुझे कल की मार्केट, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है, वी हैव जस्ट 10 मिनट्स, तो अगर किसी के सवाल हैं तो आप लोग अपने सवाल फटाफट से कर लें। और सर कल की मार्केट के हवाले से बताइए कि जो है अभी 2 दिन है वर्किंग, किस तरह से आप मार्केट को देख रहे हैं, और क्या स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे इन्वेस्टर्स के लिए। मैं इन्वेस्टर्स को वही स्ट्रेटजी सजेस्ट करूंगा जो मैं कब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि अच्छे स्टॉक्स पिक करें, उनमें पोजीशन लें और सुकून से बैठ जाएं। तो यही यही स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये चलती हुई मार्केट है। ये मार्केट चलती रहेगी। और जो है, अगर आप बाय सेल करते रहेंगे, बाय बाय करेंगे फिर बिला वजह सेल कर देंगे, तो हाँ, अगर तो ये है कि आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाता है, यानी कि आपको इस टाइम पे 1 साल के अंदर जो है वो बैंक में रख के भी या कुछ कुछ और इंस्ट्रूमेंट लेके भी 12 12 13 13% तो मिल ही सकते हैं। हाँ, अगर आपके एकदम से 20 25% 30% बन गए तो ठीक है, एग्जिट कर जाएं, लेकिन 5% 10% बना के इस मार्केट से एग्जिट ना करें। चलती हुई मार्केट है, तो कोई भी अच्छा स्टॉक पिक कर लें, उसमें स्टिक करें। बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं आ, जिनकी मैनेजमेंट अच्छी है, जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लकी सीमेंट है, सिस्टम्स लिमिटेड है, सासगार है, यूबीएल है, एमसीबी है, फैसल बैंक है, इवन नेशनल बैंक का नाम लिया था। नेशनल बैंक भी अब डिविडेंड देगा। ठीक है, तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं। मिलर ट्रैक्टर के ऊपर किसी का सवाल था, आई थिंक, तो मिलर ट्रैक्टर की भी प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। मिलर ट्रैक्टर का ये है कि उसमें भी गवर्नमेंट का ट्रैक्टर पैकेज आने वाला है। आ, और जो है उसके अलावा ये कि वैसे जनरली भी ट्रैक्टर की सेल्स इंप्रूव होंगी। तो नहीं यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए बस। सर, हप्पो के हवाले से बताइए कि इसको होल्ड किया जाए, ये भी सवाल है। हप्पो ये है कि हप्पो अगर आप 115 से 120 तक के लेवल्स पे अगर आप पे पहुंच जाता है तो सेल कर दें। इससे नीचे आता है तो खरीद लो। 110 और उससे नीचे आता है तो खरीद लें। 110 115 और 120 के बीच जाता है तो उसको सेल कर दें। सही। और सर हेस्कॉल के हवाले से भी सवाल पूछा गया है कि कब तक डिफॉल्टर सेगमेंट से निकलता देख रहे हैं, और जो है कहाँ तक जमा किया जा सकता है, और अगर हेस्कॉल रिलीज हो जाता है तो क्या 30 या 32 रुपीज तक जा सकता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हैस्कॉल से दूर रहें। हैस्कॉल डिफॉल्टर सेगमेंट से कभी नहीं निकलेगा। ओ, सही। अच्छा सर, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टॉपिक, क्योंकि टाइम अब बिल्कुल ऑलमोस्ट एंड पर है, तो जो है टॉपिक आप बता दें कि टॉपिक क्या होगी अगले 2 दिन के लिए, आई क्या। थिंक मैं टॉप पिक्स तो ऑलरेडी मैं इतनी सारी दे चुका हूँ। अब दोबारा देने की आई थिंक कोई सेंस नहीं बनती। इतनी अभी मैं इतने सारे नाम ले चुका हूँ। जी, ये और जो सारी मैंने सारी इनको हम सारे टॉपिक की ये कैटेगरी सब में टॉपिक्स ही करेंगे। हैं, ये सब ओके। टॉपिक्स हैं जो मैंने इससे पहले भी बात करते हुए बहुत सारे नाम लिए हैं। तो जी जी बिल्कुल। जो मैंने अभी सेशन में पहले भी नाम लिए हैं और जो अभी भी नाम लिए हैं, ये सारी टॉपिक्स हैं। सही, बिल्कुल। आई थिंक इसकी रिकॉर्डिंग ऑडियंस के लिए अवेलेबल होगी यूट्यूब के ऊपर। तो जिससे अगर सेशन मिस भी हो गया है तो प्लीज़ वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करे और नोटिफिकेशन वगैरह भी ऑन कर दे।
और आप लोग जब अजीब अजीब से टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स की वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, तो इनके चैनल की भी नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ये लोग भी मेहनत करते हैं। तो नोटिफिकेशन ऑन कर दें, आपको ये वीडियो अवेलेबल होगी यूट्यूब चैनल के ऊपर। वहां पे जाके आप सारी टॉपिक्स देख सकते हैं, जो मैंने बहुत सारे, आई थिंक 20-25 टॉक्स के तो मैंने नाम लिए हैं इस पूरे सेशन में। सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल नशद सर आपका, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही मैं आज के सेशन से इजाजत लेती हूँ। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।